यह आंकड़ा मामूली नहीं है। पिछले 60 घंटों में इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने करीब 600 फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। हर घंटे 10 लोगों को मारा जा रहा है और अधिकतर लोग जो मारे जा रहे हैं वो औरतें और बच्चे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर हुथी विद्रोहियों या हमास का एक मिसाइल अपने निशाने पर लग गया और बेकसूर इस्राएली मारे गए, आपको अंदाजा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कितना बड़ा बवाल कर देगा। पश्चिमी देश कितना बड़ा बवाल कर देंगे। अमेरिका शायद इस्राएल के साथ गजा में हमले शुरू कर दे। मगर यहां पर बर्बर इस्राएल लगातार बेकसूर फलस्तीनियों को मार रहा है। इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनकी अपनी जनता अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शन में मैदान में उतरी है। ये तस्वीरें उस बात की वानगी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से हूथी विद्रोहियों का मिसाइल तेल अवीव में जाके गिरा है। हमास ने भी अब जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप 600 लोगों को मौत के घाट उतार दें तो सामने वाला खामोशी से नहीं बैठने वाला है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह अल जजीरा का वीडियो है। एक बाप है, उसकी एक पत्नी थी जो गर्भवती थी, जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा था, और इसका एक और छोटा बच्चा जिसकी उम्र बमुश्किल 1 साल की थी। इस्राएली बमबारी में उसकी पत्नी भी मारी गई, जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा था, और वो 1 साल का बच्चा जिस पर इस शख्स को बेतहाशा गर्व था। आप देखिएगा कि वो अपने बच्चे की लाश को देख रहा है और कह रहा है कि देखो, इसके तो दांत भी निकलने शुरू आए थे, इसके दर्द को देखिए। जी हां, इस्राएली बमबारी में 1 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा जा रहा है। यह वीडियो देखिए दोस्तों। इस वीडियो को देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, एक पिता होने के नाते। और जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं मैं कितनी देर तक रोया था। मेरे दिल में यह संवेदना न सिर्फ इस बच्चे के लिए बल्कि श्री बीबास के लिए भी होगी, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया था, या उन सैकड़ों इसराइलियों के लिए भी थी जिन्हें हमास ने अपने हमले में मौत के घाट उतार दिया था। मगर दर्द की यह दास्तान आप खुद देखिए इस वीडियो को, और आपको पता चलेगा कि इस्राइल कितनी ज्यादा ज्यादती कर रहा है। देखिए। اسنانه لو اللي قاعده بتطلع على قلبي يا بابا. روح فوق، العابك هتلاقيهم فوق، الاغاني اللي على الجوال يقول لك هتلاقيهم فوق. فوق احسن يا بابا من هاي، فوق احسن بكثير يا حبيبي. هذا طلع لي الياس، خلي بالك. تعال امسك اياه. بكل شعر بنات قاعد. هاي محمد، هذا بكر، هذا بكر، بكر عمري، هذا عمري، والله عمري، والله عارف. كل من شافه حبه، كل من شافه ريحه على القلب البني ادم خفيف، نسمة كان وذكي جدا جدا ما شاء الله عليه. ولكن مش حيغلى على اللي خلقه، يعني ربنا اكرمني فيه وطلبه، فالحمد لله. ببدا حياتي، ببدا اكون حياتي الاسريه، نبدا مع زوجتي، نبني حياتنا، نجيب اولادنا. كانوا في حرب، كانوا في ايش ما كانوا، بدنا نبنيهم. بس يا عمي ما شاءت الظروف، ولكن الحمد لله. इस आदमी की तो जिंदगी खत्म हो गई ना दोस्तों, जिंदगी खत्म हो गई। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस तरह की मौत का जिम्मेदार कौन है? फिर इस आंकड़े को देखिए, 600 मौतें। अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक कम से कम 592 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है पिछले 60 घंटों में। हर घंटे इसराइल जो है मार रहा है लोगों को। मैं फिर आपसे पूछता हूं, अगर हूथी विद्रोहियों या हमास का एक मिसाइल निशाने पर लगा और कई इसराइली मारे गए, तब पश्चिमी देश क्या करने वाले हैं? मगर सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। हूथी विद्रोहियों का एक मिसाइल इसराइल में आकर गिरता है और वहां पर क्या अफरा तफरी होती है। माहौल को देखिए। वीडियो कैप्चर कर रहा है उस वक्त के मंजर को। देखिए।
להכניס עוד קצת אנשים? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, यह मत सोचिए कि बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ गजा को नर्क की तरफ ढकेल रहा है। 60,000, इस आंकड़े पर गौर कीजिए, अब तक बेंजामिन नेतन्याहू 60,000 लोगों की हत्या कर चुका है। और यह कहानी सिर्फ इस आंकड़े तक सीमित नहीं है। इस्राएल के अंदर, तेल अवीव के अंदर आम इंसान किस डर में जी रहा है, उसके मन में हमेशा यह खौफ है कि कब हूथियों का एक मिसाइल या हमास जवाबी कार्रवाई में एक बार फिर हमला कर दे। सबसे बड़ी बात, उसके अपने लोग सड़क पर उतरे हैं। अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन दोस्तों, सड़क पर आग लगा दी गई। आप इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में, जो कि ग्लोबल न्यूज की रिपोर्ट में, आप देखिएगा आम इस्राएली सड़क पर उतरा है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए किस तरह से इस हमले को जारी रख रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बंधकों को वापस लाया जाए मगर युद्ध ना रुके और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई शुरू ना हो। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू जो है लगातार गजा पर हमला बोल रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क की यह रिपोर्ट जो बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि यह रिपोर्ट आप कहीं और नहीं देखने वाले हैं। पिछले 24 घंटे की यह रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही है दोस्तों। देखिए, thousands of Israelis gathered for an anti-government protest in Tel Aviv after the country decided to resume attacks on the Gaza Strip. The demonstration began with a rally, followed by a march near the Army and Defense Ministry headquarters. Israelis slammed Prime Minister Benjamin Netanyahu after he ordered strikes on the Gaza Strip because Hamas had rejected proposals to secure a ceasefire extension. Israeli airstrikes hit Gaza and killed more than 400 people yesterday, shattering nearly 2 months of relative calm since a ceasefire began. And Netanyahu and the government, no matter what they're trying to prolong their grasp of the reins over Israel now, destroy all of its democratic foundation, and move away from the hostages, which is the main thing that's supposed to be on the table. Everything else has to be second stage to that. To free all the Orthodox Jews from the army. They're passing rules for the budget, for the yearly budget. We need the hostages. Netanyahu kept lying to all his partners and to all the Jews here. Can you just lie to the Hamas and bring us our hostages back? तो जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, ये तस्वीरें आपको कोई नहीं बतलाने वाला है, कोई नहीं दिखलाने वाला है। यहां भारत के अंदर गोदी मीडिया आपको एक तरफा तस्वीर दिखलाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आम बेकसूर फलस्तीनी को खलनायक के तौर पर पेश किया जाएगा। मैं अपने मंच पर बार बार कहता रहा हूं, हिंसा जो भी करेगा, चाहे हमास या उससे भी ज्यादा इजरायली डिफेंस फोर्सेस, मैं उसकी आलोचना करूंगा क्योंकि मेरे मंच पर हिंसा की कोई जगह नहीं है। मगर मुझे बताइए ना, जो इजरायली फोर्सेस कर रहे हैं, 60,000 लोगों को मारा जा चुका है। मैंने आपको उस बाप की दास्तान इस कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाई। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, कोई जवाबदेही है या नहीं? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको बतलाऊं कि हमास ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया है, आप सबसे एक बार फिर अपील दोस्तों, आप सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे मंच, मेरे चैनल पर जाइए और खुद मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए, रहिए अपडेटेड। और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो मैंने आपको बतलाया दोस्तों, न सिर्फ हूथी विद्रोहियों ने जो है मिसाइल दागे हैं, बल्कि हमास ने भी हमला किया है। और उस हमले को लेकर क्या ताजा तस्वीर है आपके स्क्रीन पर। हमास की जवाबी कार्रवाई, हमास ने दागे रॉकेट। गुरुवार को
बाद में हमास ने कहा कि उसने गजा में आम नागरिकों के खिलाफ हुए कत्लेआम के जवाब में इसराइल के वाणिज्यिक केंद्र तेल अवीव पर M90 रॉकेट्स की बौछार की। यह हमला उस संघर्ष विराम के टूटने के बाद हमास की पहली रॉकेट फायरिंग थी, जो लगभग 2 महीने तक चला। इस्राएली हमलों में हमास के कुछ बड़े नेता मारे गए, जिनमें गजा सरकार का प्रमुख और सुरक्षा सेवाओं का प्रमुख भी शामिल है। इस्राएली सेना ने कहा कि उसने गजा से दागे गए एक रॉकेट को मार गिराया, जबकि 2 अन्य खुले इलाके में गिरे हैं। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, मगर दूसरी तरफ जमीन पर इस्राएल जो है वो लगातार हमले कर रहा है। यही नहीं, इस्राएल ने जिस नेटजेरिम कॉरिडोर, फिर से सुनिए, जिस नेटजेरिम कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है, यह एक बहुत बड़ा आघात माना जाएगा। और क्यों? कुछ देर बाद, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सामरिक जीत है इस्राएल के लिए। नेटजेरिम कॉरिडोर पर इस्राएल ने जो कब्जा कर लिया है, उसके क्या मायने हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त जमीन पर इस्राएल किस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर बीबीसी की खबर क्या कहती है। इस्राएल ने गजा में अपने जमीनी सैन्य अभियान को और बढ़ा दिया है और लगातार तीसरे दिन घेराबंदी झेल रहे इस इलाके पर बमबारी जारी रखी। इस बीच फलस्तीनी समूह हमास ने इस हफ्ते संघर्ष विराम टूटने के बाद पहली बार इस्राएल की ओर रॉकेट दागे। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 91 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक नवजात बच्चा भी शामिल है। यह हमले बुधवार रात से लेकर गुरुवार सुबह तक गजा पट्टी के उत्तर और दक्षिण में हुए। बताया जा रहा है कि इस हमले में दर्जनों लोग मारे गए हैं। तो 60 घंटे में 600 लोग और पिछले 12 घंटों में 91 लोगों को इस्राएल ने मौत की घाट उतार दिया है। इस बारे में स्थानीय कुद्स न्यूज नेटवर्क क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर। गुरुवार सुबह फलस्तीनी मीडिया आउटलेट कुद्स न्यूज नेटवर्क ने बताया कि गजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में इस्राएली सेना की बमबारी से कम 20 लोगों की मौत हो गई। वहां कई घरों को निशाना बनाया गया है। उत्तरी गजा के बेत लाहया में, पश्चिम में अस सुल्तान मोहल्ले में एक ही परिवार के घर पर हुए हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए। अल जजीरा की रिपोर्टर तारिक अबू अज्जूम ने, जो केंद्रीय गजा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा गजा पट्टी में इस्राएली हमले और तेज हो गए, खासकर सुबह सुबह। इस दौरान इस्राएली सेना ने कम से कम 11 रिहायशी इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया। और आपके स्क्रीन पर दोस्तों, आप इस रोती हुई औरत को देख सकते हैं। यह एकमात्र बूढ़ी औरत है जो इस परिवार में बची है। कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों, पूरा परिवार मारा गया जिसमें 7 लोग थे। इसका बेटा, इसकी बहू, इसके पोते होंगे, पोतियां होंगे, सब मारे गए। बची है तो सिर्फ यह बुजुर्ग महिला जो बुर्का ओढ़े हुए है। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह है फलस्तीन में दर्द की दास्तान और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। दोस्तों, आपको मैंने बताया कि नेटजेरिम कॉरिडोर पर इस वक्त इजराइल का कब्जा हो गया है। नेटजेरिम कॉरिडोर पर इस्राएली कब्जे के बाद हालात किस तरह से बदल रहे हैं, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर नेटजेरिम कॉरिडोर पर इस्राएली कब्जे के क्या मायने हैं, तो वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं दोस्तों। बुधवार को जब इस्राएली सेना ने गजा के केंद्रीय हिस्से में फिर से जमीनी ऑपरेशन शुरू किया, तो उन्होंने नेटजेरिम कॉरिडोर पर दोबारा कब्जा कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब गजा के उत्तरी हिस्से का बाकी इलाकों से संपर्क लगभग टूट गया है। What does this mean? जो नॉर्दर्न शोर है गजा का, वो पूरी तरह से बाकी हिस्सों से कट गया है। पहला झटका यह माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इस्राएल की अरबी भाषा के प्रवक्ता अविखाई अद्रई ने गुरुवार को कहा, उत्तर से दक्षिण आने वाले फलस्तीनियों को सिर्फ अल रशीद स्ट्रीट से जाना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए इस्राएली सैनिकों के पास न जाएं। यही नहीं, अल जजीरा जो जमीन पर रिपोर्टिंग कर रहा है, उसे कई जगहों से खदेड़ दिया है इस्राएली सेना ने। अल जजीरा इस बारे में, नेटजेरिम कॉरिडोर पर इस्राएली कब्जे के बारे में क्या कह रहा है, इस पर भी गौर किया जाए दोस्तों। अल जजीरा की रिपोर्टर हानी महमूद, जो गजा सिटी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा, नेटजेरिम कॉरिडोर पर फिर से इस्राएली कब्जा संघर्ष विराम से पहले की बुरी यादें ताजा कर रहा है। संघर्ष विराम के दौरान फलस्तीनी इसे पार करके अपने घरों तक जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोगों की आवाजाही बेहद सीमित हो गई है।
यानी कि नेत्ज़ेरिम कॉरिडोर पर कब्जे का असर क्या हुआ? उत्तरी छोर बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कट गया है। कई फलस्तीनी जो इस नेत्ज़ेरिम कॉरिडोर का इस्तेमाल करते थे अपने घर जाने के लिए, उनका रास्ता कट गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ आम फलस्तीनी किस नर्क से गुजर रहा है। मैं फिर आपसे पूछता हूं दोस्तों, इस वीडियो को दोबारा देखिए। ये जो 1 साल का बच्चा मारा गया है, ये किसकी जवाबदेही है बताइए? किसकी जवाबदेही है? कोई ना कोई तो इस बारे में जवाबदेह बनेगा ना। खामोशी से हम इस तमाशे को नहीं देख सकते। इस इंसान, इस व्यक्ति, इस पुरुष का जो भविष्य है वो अंधकार में है। उसके पास क्या विकल्प बचता है? उसकी पत्नी मारी गई, उसकी पत्नी के पेट में जो 7 महीने का बच्चा था वो मारा गया, उसका 1 साल का बच्चा जो उसके नूरे नजर था वो मारा गया। उसके पास सिवाय बंदूक उठाने के कोई विकल्प नहीं रह जाता। मगर वो रोते हुए ये बार बार कह रहा था कि हम इस तमाशे को बंद करना चाहते हैं। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि वो बंदूक नहीं उठाएगा, क्योंकि वो खुद थक गया है। मगर आम फलस्तीनी की यही तो बेबसी है कि उसका सामना इस शख्स से हो रहा है जो अपनी जान बचाने के लिए अपने देश की जनता की परवाह किए बगैर इस हिंसा को लगातार आगे बढ़ा रहा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।